वेलकम इन अवर चैनल किड्स। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवम। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि क्लास 11th के फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम से ही हमको ये समझ में आ रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। जितने मोशन के जितने भी नियम होते हैं यानी लॉज होते हैं उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एजुकेशन, ये सबके पास पहुँच सके। ठीक है, तो देखिए, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आप यहाँ पे उसको सबको यहाँ लिख दिया हूँ। तो देखिए क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। एरिस्टोटल फैलेसी, लॉ ऑफ इनर्शिया और फोर्स के टाइप्स। फोर्स क्या होता है और फोर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से आगे हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ फर्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद से देखिए, फ्रिक्शन फोर्स और जो सर्कुलर मोशन है ये इसी का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे इसको कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, फ्रिक्शनल फोर्स और सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए हम अलग अलग से सेपरेट वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा जिसका नाम है एरिस्टोटल फैलेसी। तो गाइस, तो ये एरिस्टोटल फैलेसी क्या कहता है कि देखिए, एरिस्टोटल साहब का ये कहना था कि एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, यानी कि कोई अगर बॉडी है उसको अगर मोशन में रखना है तो उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, इनका ये कहना था कि अगर जो बॉडी है उसकी जो टेंडेंसी है वो किसकी है, रेस्ट की टेंडेंसी है। एक जो बॉडी है वो क्या चाहती है कि वो रेस्ट में रहे। लेकिन जो जब गैलीलियो आए तो इन्होंने ये बताया कि जो बॉडी है वो रेस्ट में रहना नहीं चाहती है, लेकिन वो रेस्ट में आ जाती है जस्ट बिकॉज कि जो एक ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम आगे की तरफ पुश कर रहे हैं यानी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या कर रहा है, फ्रिक्शन से उसको रोक दे रहा है, फ्रिक्शन से रोक दे रहा है, और कुछ जो है वो एयर रेजिस्टेंस से रोक दे रहा है। तो इन्होंने कारण बताया कि जो बॉडी है वो फॉलोइंग रीजन की वजह से रुक जाती है, जिसका नाम है एक फ्रिक्शन, इसका नाम है एक एयर रेजिस्टेंस। इन्होंने जो एरिस्टोटल के लॉ था इसको गलत प्रूफ किया, तो इसी को क्या कहा जाता है, एरिस्टोटल फैलेसी कहा जाता है। गाइस, तो इसी को एरिस्टोटल फैलेसी कहा जाता है। होप गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा एरिस्टोटल फैलेसी क्या होता है। ठीक है गाइस, तो अब देखिए हम क्या देखते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें हम तो देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए, गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया एक एक्सपेरिमेंट करके कि उन्होंने ऊपर से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका तो उन्होंने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा बॉल है, ये जो बॉल है हमारा, ये बॉल क्या कर रहा है, एसेलरेट कर रहा है। यहाँ पे इनकी जो बॉल है ये क्या करने लगा, एसेलरेट करने लगा, एसेलरेट करने लगा। इनका जो बॉल था ऊपर से नीचे आते समय, ठीक है, ऊपर से नीचे आते समय क्या करना है, एसेलरेट। लेकिन जब इन्होंने इस बॉल को इस इंक्लाइन प्लेन से ऊपर की तरफ फेंका, ये जो बॉल है ऊपर से वापस नीचे आने लगा, वापस ऊपर से नीचे आने लगा। तो यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे डिसेलरेशन होने लगा, डिसेलरेशन होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिसेलरेशन होने लगा। इसके बाद से ये हमको पता है यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ फेंका तो एसेलरेशन हुआ, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो यहाँ क्या हुआ, डिसेलरेशन हुआ। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने एक स्मूथ सरफेस यानी कि एकदम जो फ्रिक्शन लेस सरफेस था उसके ऊपर बॉल को मूव कराया तो क्या हुआ, वो मोशन कांस्टेंट रहा। वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। वो मोशन था वो कांस्टेंट रहा, वो आगे आगे जाते रहा, वो आगे जाते रहा, वो आगे जाते रहा, वो और आगे जाते रहा। तो इससे इनको ये पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करना चाहता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा अगर जो नीचे फ्रिक्शन ना हो और एयर रेजिस्टेंस ना हो।
तो इससे हमको ये पता चल गया, तो पता चल गया कि हमको भी ये पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट होता है ये इसकी जो टेंडेंसी होती है ये रेस्ट में रहने की नहीं होती है। तो इसी से एरिस्टोटल का लॉ भी गलत हो गया और इनका एक लॉ बन गया जिसको कहा जाता है आज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देख रहे हैं क्या, फोर्स। तो फोर्स में क्या है, देखिए गाइस, तो ए पुल और पुश विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये हम क्लास 10th में भी पढ़ रखे हैं, क्लास 9th में, क्लास 10th में नहीं, हम क्लास 9th में भी पढ़ रखे हैं कि जो फोर्स होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लगा रहे हैं फोर्स तो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे तो शेप चेंज होगा, साइज भी चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का, और भी बहुत चीज़ जो है उसकी स्टेट में चेंज आ जाती है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो नॉन यूनिफॉर्म में जा सकता है, और नॉन यूनिफॉर्म में है तो वो यूनिफॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, जस्ट एक पुश है और एक पुल है, उसी को क्या कहा जाता है, एक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इतना हमको क्लास 9th में ही हमको पता था। ठीक है, आगे देखा जाए, फोर्स इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। इससे देखिए क्या पता चल रहा है कि फोर्स क्या है। फोर्स ना जनरली एक, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, दो लोग के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है, यानी कि जो फोर्स लगा रहा है और एक जो फोर्स जिसके ऊपर लग रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है फोर्स जिसके ऊपर लग रहा है और सोर्स जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये कौन सा होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो यूनिट है इसको क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है, न्यूटन इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें हम, तो देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, इसमें सबसे पहला हमारा है वीक फोर्स। अब वीक फोर्स को कौन सा फोर्स होता है, वीक फोर्स हमारा वही वंडर वाल फोर्स जो कि केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारा क्लास 12th का टॉपिक है, ये हमारा क्लास 12th का टॉपिक है, तो इसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखा जाए हमारा कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स हैं, देखिए सबसे पहले हमारा है नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो हम फ्रिक्शन फोर्स को तो कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में, लेकिन हम नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स को, इन सब को हम क्लियर कवर करने वाले हैं। और देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम कवर करने वाले हैं। और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये भी कौन से टॉपिक है, क्लास 12th का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम क्लास 12th में कवर करेंगे। ठीक है, ये दोनों को हम क्लास 12th में कवर करेंगे, बाकी इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो आप बने रहें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए हम अपना कलर चेंज कर ले रहे हैं, इसके बाद से हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1m2/r²। ये कैसे बनता है, देखिए ये दो ऑब्जेक्ट दिया है, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, और इन दोनों बीच के जो भी डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, हम r कहेंगे। तो देखिए m1 m2, इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, r कहेंगे, और जो इनको जो अट्रैक्शन आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, g। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और देखिए इसको हम जो ग्रेविटेशन है इसको हम किस में पढ़ने वाले हैं, ये हमारा 8th चैप्टर है, फिजिक्स का 8th चैप्टर है हमारा। यहाँ पे क्लास 11th में हमारा एक जो बुक है पार्ट 1 फिजिक्स का, उसमें हमारा लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये एक पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये जनरली कुछ नहीं, ये इसका मतलब होता है ग्रेविटी। ठीक है, और ग्रेविटी का क्या होता है, W = mg। इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, W = mg। ग्रेविटी जस्ट क्या होता है,
उसको क्या कहते हैं, वेट कहा जाता है। वेट इज इक्वल टू mg। और जो यहाँ पे g की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होती है। अगर देखा जाए इसकी हम बात करें, इसको हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखिए ये हमारा मास 1 है, मास 2 है और मास 3 है। तो ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ अर्थ के एकदम सेंटर में जाके अट्रैक्ट करेगा। इसका जो अट्रैक्शन होगा ये अर्थ से नहीं होता, यहाँ अर्थ पे नहीं होता है, ये सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके इसका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये आपको अगर पता नहीं होगा तो आज पता चल गया। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मान लें कि ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या रखा गया है, एक बॉक्स को रखा गया, उसका मास m है। तो मास m क्या लगा रहा है, नीचे ग्रेविटेशन लगा रहा है। तो ग्रेविटेशन क्या है, W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी। उसके बाद से देखिए जो बॉक्स के नीचे की तरफ mg लगा रहा है, तो बॉक्स को नीचे आ जाना चाहिए, सरफेस के नीचे आ जाए। तो सरफेस के नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सरफेस इसको रोक ले रहा है। ये क्या है, सरफेस इसको रोक ले रहा है। तो सरफेस इसके ऊपर क्या लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो उसी को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं यहाँ पे। और ये जो सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो ये बॉक्स है, बॉक्स भी सरफेस के ऊपर क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो ये जान लीजिए, जो हमेशा जो होते हैं, जो ये जो इस तरीके के फोर्स होते हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये हमेशा किस में आते हैं, ये आते हैं हमेशा पेयर में। ये हमेशा पेयर में आती है। ये इसके ऊपर लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, तो बॉक्स भी इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा किस में आते हैं, पेयर में। अब इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब आगे देखा जाए तो देखिएगा, इस यहाँ पे कौन सा फोर्स है, टेंशन, स्ट्रिंग, रॉड, ये सब एक ही फोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक ही लॉ पे काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा है रफ सरफेस। यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया है। ठीक है, हमसे इसका क्या पूछेगा, मास को लटका दिया गया है और इसका जो नीचे होगा जो ग्रेविटेशन उसका क्या होगा, वो W इज इक्वल टू एम जी होगा। लेकिन इसका हमको क्या पूछेगा, इसका हमको टेंशन पूछेगा। हमसे क्या पूछेगा, इसका टेंशन। तो टेंशन हम इसका कैसे निकालेंगे, देखिए जहाँ पे भी ये मास रहेगा इसके ऊपर जो आदमी को अगर हम खड़ा कर देंगे तो वो जिधर भी देखेगा, अगर वो इस साइड देखेगा तो टेंशन किधर रहेगा, इस साइड होगा। अगर वो बॉडी यहाँ पे है, यानी कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर को हम इधर से दिखाया दें तो क्या लगेगा कि जो टेंशन है इधर है, डायरेक्शन इधर है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, ये देखिए दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया है m और m दोनों का। अब दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। ठीक है, दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है, यहाँ पे दोनों को एक स्ट्रिंग से यहाँ बांधा गया है और यहाँ पे ये देखिए। अब दोनों से हमसे पूछा जाएगा कि इसका टेंशन बताइए, इसका टेंशन क्या होगा। इसका टेंशन क्या होगा आप ही बताइए। देखिए ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे हम बैठाएंगे तो ये इधर की तरफ देखेगा, तो इसका टेंशन किधर को होगा, इधर ही होगा। अगर हम ऑब्जर्वर को यहाँ बैठाएंगे, अगर वो इधर को देखेगा तो टेंशन कहाँ होगा, इधर को ही होगा। तो टेंशन की डायरेक्शन इधर ही होगी। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब देखिए एक और है, ये है हमारा सरफेस, ये ऊपर से रफ है और नीचे से एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, एक मास है यहाँ पे और यहाँ से एक स्ट्रिंग से बना है, ये भी हमारा एक सरफेस है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक छाता कंसेप्ट लगाएंगे। छाता कंसेप्ट ये बोलता है कि यहाँ पे एक आदमी को, ऑब्जर्वर को खड़ा कर दो और उसका एक छाता खोल दो। उसका छाता अगर इधर खुलेगा तो जिधर को छाता खुलेगा वही होगा टेंशन का डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो, उसने अपना छाता खोला तो छाता इधर को खुला तो टेंशन की डायरेक्शन इधर, और फिर ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो, छाता इसने खोला तो आगे की तरफ खुला तो टेंशन की डायरेक्शन आगे की तरफ। ऑब्जर्वर यहाँ बैठा दो, ऑब्जर्वर आगे की तरफ खोल रहा है तो टेंशन की डायरेक्शन आगे की तरफ। ठीक है,
तो ये इस तरीके से टेंशन हम निकालते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इसके लिए हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, बॉडी। जो भी बॉडी होगी, कोई भी जो मास होगा उसको हम क्या मानेंगे, हम पहले पॉइंट मास एजम्पशन, उसको हम क्या करें, पॉइंट मास एजम्पशन से हम उसको मान लेंगे। उसके बाद से हम उसको किससे शो करेंगे, वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यानी कि जो भी फोर्स उसके मास के ऊपर जो भी फोर्स हो रही होगी हम उसको गिनेंगे, ना कि जो वो फोर्स किसी ऊपर लगा रहा होगा हम उसको गिनेंगे। ठीक है, जो भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेंगी हम उसको गिनेंगे, अगर वो किसी पे एक्ट करेगा तो हम उसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, अब देखिए फोर्स, जो फोर्स लगेगी वो रेफरेंस फ्रेम में होगी। उसका जो रेफरेंस होगा वो फ्रेम होगा किसके, जो ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर कहाँ पे हो सकता है, ऑब्जर्वर जो भी ग्राउंड पे हो हम उसी से मानेंगे। और जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होता है उसको क्या कहा जाता है, इनर्शियल फ्रेम। यानी कि इनर्शियल फ्रेम से देखने वाला जो ऑब्जर्वर होगा वही फोर्स को अप्लाई करेगा। ठीक है, वही फोर्स को अप्लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक सरफेस है, एक सरफेस है, इसके ऊपर एक मास m रखा हुआ है। तो हमको इसको बताना है कि इसका जो एबीडी क्या होगा, यानी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने मास m को एक डॉट से डिनोट कर दिया, और ऊपर के ये मास के ऊपर ये जो सरफेस है ये क्या लगा रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। और जो ये जो बॉक्स है ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसका mg लग रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये 2 ही फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे ये जो है, ये देखिए ये एक और सरफेस है हमारा, ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहाँ मास है हमारा, और नीचे एक और स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, उसका मास m है। ठीक है, तो अब इसका फ्री बॉडी एबीडी क्या बनेगा, एबीडी क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए मैं बना के रखा हूँ, यहाँ पे ये बना के रखा हूँ, ये बना के रखा हूँ। देखिए तो डॉट से इसका नीचे क्या होगा, mg। अब ये जो टेंशन 4 है, टेंशन 4 इसके ऊपर नहीं लग रहा है, वो तो टेंशन 4 आगे की तरफ जा रहा है, तो वो इस मास के ऊपर नहीं लग रहा है। ठीक है, और देखिए नीचे, तो ये भी टेंशन 4 इस मास के ऊपर नहीं लग रहा है, तो सिर्फ हमको हमारा क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, और इस मास के ऊपर भी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। तो ये हमारा भी ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका डॉट लगा के mg और इसका डॉट लगा के mg। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फोर्स है इस तरीके से होता है। हम शुरू करते हैं। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देखिएगा, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको क्या कहता है, देखिए कि जब नेट फोर्स 0 हो और नेट एक्सेलरेशन 0 हो, नेट फोर्स 0 हो और नेट एक्सेलरेशन 0 हो, तब क्या होगा, जो वेलोसिटी है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। कब तक रहेगा, अनटिल अनलेस एनी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। यही कहना था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, कि अगर कोई जब नेट फोर्स 0 है, अगर नेट एक्सेलरेशन भी 0 है, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो जिस स्थिति में है, यानी कि जैसे है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। वो क्यों, कब तक रेस्ट में रहेगा और कब तक मोशन में रहेगा, जब तक अनटिल अनलेस एन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी कि जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए तब तक वो क्या रहेगा, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब देखिए, अब वो नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो नेट फोर्स होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो देखिए आगे इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे हम देखिए एग्जांपल लेके, यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस के साथ एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ एक मास है 2 kg का, और इधर नीचे एक स्ट्रिंग है, नीचे 5 kg का मास है। ठीक है,
इसका एफबीडी बनाएंगे हम। देखिए ऊपर की तरफ यहाँ हमारा डॉट से मास है, डॉट वाला मास है, ऊपर टेंशन और नीचे देखिए एक ये ग्रेविटी वाला फोर्स और ये देखिए और नीचे ये जो है ये हमारा ये जो है इसका एक टेंशन ऊपर जा रहा है, तो ये टेंशन ये इसका टेंशन ये है, ये तो इसका टेंशन ऊपर से वाला और ये जो नीचे का टेंशन है ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए ये टेंशन का फोर्स। ठीक है। और इसका नीचे वाले का देखा जाए, नीचे 5 kg वाले का एफबीडी देखा जाए ये किस तरीके से होगा। इसके लिए देखिए ये हमारा डॉट है, ये हमारा डॉट, ये ऊपर के लिए T1 और फिर नीचे के लिए इस नीचे के लिए होगा क्या, ये 5 kg लिखा है, ये क्या होगा 5g हो जाएगा। ठीक है नीचे के लिए। अब देखा जाए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सबसे है इसका T1 और 5g का, इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। देखिए T1 इज इक्वल टू 5g हो गया हमारा। ठीक है। अब देखिए अब 5g, तो g हमको क्या दिया है 10 दिया है, तो 5 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा हमारा T1 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया इस तरीके से। अब देखिए तो अब इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, T इज इक्वल टू 2g प्लस T1, तो यहाँ पे क्या है T इज इक्वल टू 2g प्लस T1 है हमारा। अब देखिए T1 की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, T1 की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है क्या है 50 है, तो यहाँ पे हम T1 की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ देखिए पुट T1 इज इक्वल टू 50 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे कितना आ गया T इज इक्वल टू 70 आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसी को क्या कहते हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कहना यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। ठीक है। ये है, इसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी हमारा क्या है, डेल्टा पी हमारा है मोमेंटम, डेल्टा पी हमारा मोमेंटम है और टी हमारा है टाइम। ठीक है। टी हमारा टाइम है यहाँ पे। इसके बाद से हम बात करें आगे कि, तो देखिए तो F इज इक्वल टू एम यू माइनस वी माइनस यू अपॉन टी है इसके बाद से। और देखिए v माइनस यू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a होता है v माइनस यू अपॉन, ये इससे हम देख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी की इसके इक्वल होता है a के, तो हम यहाँ पे उसकी जगह पे इसकी जगह पे a रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो गाइस ये सेकेंडरी फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला है, सेकेंडरी फार्मूला है, सेकेंडरी फार्मूला। लेकिन जो मेन होता है वो फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। तो अगर हम देखें जाए तो ये कहाँ से आया, F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम, F इज इक्वल टू एफ एम वी माइनस यू अपॉन टी कहाँ से आया। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखिए हमारा मास 1 है और हमारा मास ये है, तो अगर मास अगर इनिशियल पॉइंट से आगे की तरफ जा रहा है तो जाके फाइनल पे एक टाइम पे जाके रुकेगा। ठीक है। फाइनल पे एक टाइम पे जाके रुकेगा। तो मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल, तो क्या होगा हमारा, देखिए इनिशियल है तो एम यू और फाइनल है तो एम वी। तो इस तरीके से हमारा तो मास इनटू वेलोसिटी होता है किसका फॉर्मूला, मोमेंटम का। तो मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो उसके बाद से हमको पता चल गया जो
पी इनिशियल है ये एम यू होगा, पी फाइनल है वो क्या होगा एम वी। तो गाइज तो ये हमारा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। होप है आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट लॉ में हम पढ़े थे कि जब नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो और नेट एक्सेलरेशन जीरो हो, ये नेट फोर्स किस में हो, इक्विबिलियम में हो और जो वेलोसिटी हो उसके कांस्टेंट हो, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो किस में हो, रेस्ट में। अगर वो मोशन में है तो किस में हो, मोशन में। ठीक है। और जो अगर वो कहीं रुका हुआ हो तो कहाँ हो, रुका ही होगा वो भी, यानी कि वही रेस्ट आ जाएगा दोबारा। तो हवा में होगा तो हो हवा में ही रहेगा। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ की जब तक किसी बॉडी पे कोई बाहरी फोर्स जाके अप्लाई ना हो तब तक वो क्या होगा, नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है। वो जैसा है वो वैसे ही चलते रहेगा। अगर मूव कर रहा है तो मूव करेगा, अगर रुका हुआ है तो रुके रहेगा। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब देखिए जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़े हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है कि जो एफ नेट है ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा पी क्या है, हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी के। ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी की इक्वल होता है मोमेंटम हमारा, और अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम को ही क्या कहा जाता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम को ही कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात की जाए तो हमको यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना है। देखिए एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये गाइस तो ये सब पढ़ चुके हैं क्लास 9th में ही, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। तो ये हमको पता है। एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है इसमें, यानी अगर कोई चीज़ का एक्शन हो रहा है तो उसका एक रिएक्शन का पेयर होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ होगा, इधर से एक्शन और इधर से रिएक्शन। ठीक है। अब देखा जाए एक्शन रिएक्ट्स ऑन अ डिफरेंट बॉडी, और जो एक्शन होगा ये जो रिएक्शन के ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे होगा। अगर एक्शन इधर से, अगर मान लीजिए इधर से एक थप्पड़ मारा जा रहा है तो इस गाल पे भी ये जो थप्पड़ है ये दूसरे गाल पे गया होगा, किसी गाल पे थप्पड़ लगा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन का जो काम है ये अलग अलग बॉडीज़ कर रही होंगी। तो यहाँ इसीलिए कहा गया डिफरेंट बॉडीज़ इस एक्शन रिएक्शन फोर्स पे पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो क्या है हमारा, एक्शन रिएक्शन पेयर आर सेम नेचर। तो देखिए क्या कह रहा है, एक्शन रिएक्शन जो पेयर होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, एक ही जैसा होता है। अगर मान लीजिए अगर इसने एक्शन दिया है तो रिएक्शन भी बिल्कुल उतना ही मिलेगा। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अगर किसी को थप्पड़ मारा जाए तो जिसको थप्पड़ लगता है उसको ज़्यादा दर्द होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जहाँ का जो हाथ का जो स्किन होती है वो ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है, वो ज़्यादा हार्ड होती है। और जो चिक्स की जो स्किन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है। तो जो सॉफ्ट स्किन होती है उसको ज़्यादा तेज चोट लगता है, और जो हार्ड रहती है उसमें कम चोट लगता है। इसलिए हमको लगता है कि जिसको जो थप्पड़ खा रहा है तो उसको ज़्यादा चोट लग रहा है, और जो मार रहा है उसको कम। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अगर इसी को हम देख ले एक एग्जांपल देखें तो ये देखिए सरफेस है हमारा, सरफेस के ऊपर एक बॉक्स है। ठीक है। इस बॉक्स का मास m है। तो ये क्या कर रहा है, बॉक्स क्या है, सरफेस पे क्या कौन सा फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स। और इसी के साथ साथ ये कहते हैं ये नीचे भी लगा रहा है, बॉक्स के नीचे भी लगा रहा है, यहाँ पे सरफेस के नीचे। तो ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, mg, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। हमने फर्स्ट लॉ को एक बार रिवाइज कर लिया, सेकंड लॉ को रिवाइज कर दिया, और हमारा
थर्ड लॉ यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सब हम शुरुआत कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है हम इसको देखेंगे यहाँ पे। स्प्रिंग फोर्स को देखिए, इसका फॉर्मूला होता है एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे एफ एस पी क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, इसे टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ डैट मीन्स की चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग को ही क्या कहा जाता है, हुक्स लॉ कहा जाता है। अब देखिए यहाँ डेल्टा एक्स हमारा होता है इलोंगेशन इन स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में ये स्प्रिंग है, इसमें कितना इलोंगेशन हो रहा है, कितना ये फैल रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। और माइनस के को क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेके देखेंगे हम। तो देखिए स्प्रिंग दिया है हमारा और ये इसको इलोंगेट कर दिया गया है, तो डेल्टा एक्स, जितना भी इलोंगेट होगा उतना डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये कौन सी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है मासलेस स्ट्रिंग। तो ये हमारा एक एग्जांपल था एक स्प्रिंग फोर्स का। तो गाइस आपको पसंद आया होगा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखा अगला है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल रिमेंस, द टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट और कंजर्व। यानी कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो मोमेंटम है रिमेंस कांस्टेंट और कंजर्व होता है। तो मान लीजिए ये जो m1 है ये आगे जा रहा है और m2 भी आगे ही जा रहा है, m1 भी आगे जा रहा है और m2 भी आगे जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो m1 की वेलोसिटी है वो m2 से ज़्यादा है, तो m1 जाके m2 के पास जल्दी से पहुंच गया। उसके वजह से m1 ने m2 को क्या मारा, इसके साथ इसका कोलिजन हुआ। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो m2 तो पहले ही आगे जा रहा था, लेकिन जब कोलिजन हुआ यहाँ पे जब कोलिजन हुआ तब जो m2 की स्पीड है और तेज़ हो गई, m2 की स्पीड और तेज़ हो गई। और m1 की भी स्पीड, m1 की स्पीड तो थी पहले से ही तेज़, तो यहाँ पे m2 की भी स्पीड बढ़ गई और m1 तो आगे जा ही रहा था। ठीक है, तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे जो मोमेंटम ऑफ एनर्जी है ये क्या हो रहा है, इसने इसको यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए इसकी वेलोसिटी थी तेज, ये इसकी भी वेलोसिटी थी धीरे धीरे, तो ये क्या हुआ जाके इसको ठोकर मारा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी तो तेज़ थी ही लेकिन अब इसकी भी वेलोसिटी बहुत तेज़ हो गई। ठीक है, यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो इसका फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो होप है आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्वर फ्रेम। ऑब्जर्वर फ्रेम क्या होता है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर फ्रेम देखिए यहाँ पे दो तरीके के फ्रेम्स होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी सीन को। देखिए एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो एक जो इनर्शियल फ्रेम होता है ये कैसे अप्लाई होता है, ये देखिए, ये देखा जाए तो यहाँ पे ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन इसमें जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसको क्या कहते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। यहाँ पे न्यूटन्स के सभी लॉ क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन इनर्शियल फोर्स होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है ये जीरो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया कि जीरो होगा, यहाँ कभी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। लेकिन और जो वेलोसिटी है ये क्या होगी, ये कभी भी, ये हमेशा चेंज होती रहेगी। यहाँ पे तो कांस्टेंट रहती है और यहाँ पे हमेशा क्या होगी, चेंज रहती होती रहेगी। तो उसी क्या कहते हैं हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसी की वजह से आया न्यूटन्स, यहाँ पे ना जो न्यूटन्स के जितने भी लॉ होते हैं कोई वैलिड होते ही नहीं है इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक एग्जांपल लेंगे तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि जो ऑब्जर्वर है, ये इनर्शियल फ्रेम में क्या होता था कि ये जो था, ये ऑब्जर्वर था, ये कहाँ से देखता था, सरफेस से, ये सरफेस से देखता था। अब सरफेस से देखता था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखता था। लेकिन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक लिफ्ट है, अब लिफ्ट के अंदर एक मास को लटकाया गया है विथ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से मास को लटकाया गया है, तो इसके अंदर ही एक पर्सन भी है, उसके अंदर ही एक पर्सन भी है, तो वो उसको उस
स्ट्रिंग को देख रहा है, वो मास को देख रहा है, तो लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर, और ये जो मास है ये वो स्ट्रिंग से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो तब इस टाइम में ये मास इसको क्या होगा, इसको किस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो होगा यही, यहाँ पे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का काम करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि जो लिफ्ट के अंदर है, ग्राउंड के सरफेस से नहीं देख रहा है वो, ये लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रही है और ये स्ट्रिंग जो है वो नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिलेटिव मोशन आ जाता है, ठीक है। तो यही होता है, ये एग्जाम्पल है हमारा किसका, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, कि यहाँ जो फ्रेम है वो विद रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट टू नहीं है, किसके, सरफेस के रिस्पेक्ट में नहीं है। ये किसके रिस्पेक्ट में है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसी के लिए इसका नाम ही नॉन इनर्शियल फ्रेम है कि वो सरफेस के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए जहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो उसके लिए क्या किया गया, जो न्यूटन्स लॉ है, होल्ड ओनली इनर्शियल ऑब्जर्वर, न्यूटन्स के जो लॉज थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, इनर्शियल ऑब्जर्वर को ही सिर्फ होल्ड कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, तो फिर साइंटिस्ट ने देखा और उसके बाद से उन्होंने निकाला जो था स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स वाज इंट्रोड्यूस, इनके बाद से क्या इंट्रोड्यूस किया गया, स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो स्यूडो फोर्स का क्या रोल है ये हम आगे देखते हैं, देखिए गाइस, देखिए स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का क्या रोल है ये हम देखते हैं। स्यूडो फोर्स इज यूज्ड टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कराने के लिए कौन सा फोर्स आया, स्यूडो फोर्स आया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी है, एफ पी इज इक्वल टू माइनस एम ए। ए क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और एम क्या होगा हमारा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और एफ पी क्या होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा एफ होगा। और देखिए गाइस एक एग्जांपल देके हम यहाँ करेंगे, मान लीजिए एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसका एक्सेलरेशन ए है और एक स्ट्रिंग से मास को लटका दिया गया, नीचे उसका जो वेट है वो mg आ जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। और ये है, ये लिफ्ट जा रहा है ऊपर एट एक्सेलरेशन से, और उसके बाद से जो पर्सन है इसके अंदर से ये किसको देख रहा है, स्ट्रिंग को देख रहा है जो कि मास लटका हुआ है। तो उसको गाइस वो कैसे दिखाई देगा, तो यही हमारा उसका जो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये किस स्पीड से इसको नीचे आते हुए दिखाई देगा, इस पर्सन को किस स्पीड से नीचे आते हुए दिखाई देगा, ये जो स्ट्रिंग है। तो गाइस तो इसी के लिए फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू mg+1। तो इसी से हम पता कर पाएंगे कि ये किस स्पीड से आते हुए दिखाई देगा। ये कौन, एफ पी इज इक्वल टू माइनस एम ए से फॉर्मूला भी है ये, तो किस स्पीड से आता दिखाई देगा इसके लिए ये फॉर्मूला है, और जो निकालना हो फोर्स तो उसके लिए स्यूडो फोर्स निकालना उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए इसका एक एफ बना हुआ है, ये हमारा मास है, ये मास का एफ ये मास है, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे क्या है, एक mg फोर्स काम कर रही है और एक ma। तो ma कौन सी फोर्स है, ये पर्सन की ma फोर्स है, ये जो पर्सन है इसका ma फोर्स है, और mg किसका है, ये बॉक्स का, और ऊपर कौन सा है, टेंशन फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा एफ है इसका। अब देखा जाए तो mg और ma ये दोनों क्या है, स्यूडो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ऑब्जर्वर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं बाय द ऑब्जर्वर। ये जो स्यूडो फोर्स क्या है, ये जो मास है ऑब्जेक्ट का इसी पे लग रहा है बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी कि जो भी पर्सन इसको देख रहा है उसी के तरफ से कौन सा स्यूडो फोर्स लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर भी फोर्स का डायरेक्शन है, तो यानी कि हम फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको स्यूडो फोर्स का मतलब थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो गाइस तो ये कंसेप्ट आपको हो सके तो क्लियर हो गया हो कि जहाँ पे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन नहीं काम करते हैं वहाँ पे
एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहा जाता है। और इसी की वजह से जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है वो यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होने लगते हैं। ठीक है, तो होप है आपको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो देखिए गाइस, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आगे जो होगा हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन और एक और था जिसका नाम था सर्कुलर मोशन। इसके वीडियो लेक्चर्स को एक वन शॉट में लाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं गाइस। तो थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम।